Good afternoon students, वेलकम अगेन ह्यूमैनिटीज इज बाय दीपक सर। इसमें हम पॉल साइंस के क्लास 12 के चैप्टर्स कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट किया जिसकी वेटेज बोर्ड में 2 मार्क्स की थी। तो आज का जो चैप्टर है वो रहेगा इंडिया से एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जिसमें बोर्ड की जो वेटेज है बोर्ड में ये चैप्टर 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें हम भारत की फॉरेन पॉलिसी पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो इंडिया के सामने पूरी दुनिया में पूरा बायपोलर वर्ल्ड चल रहा है, कोल्ड वार चल रही है। बायपोलर मतलब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ यूएस लेड कैंप है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस लेड कैंप है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक बैटल है कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट। तो ऐसे में आपने इंडिपेंडेंस के बाद के चैलेंजेस देखे, वन पार्टी डोमिनेंस देखा, साथ में हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज में 5 ईयर प्लान्स देखे। तो अब 4 चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे भारत ने फॉरेन रिलेशंस पे काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात, जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ नेहरू जी के पास फॉरेन मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो था, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे, यानी कि नेहरू जी अपनी गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडिया को चैलेंज था कि अपने फॉरेन रिलेशंस को कैसे कंडक्ट करना है। तो अगर मैं पूछूं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जिसे विदेश नीति कहा जाता है, जैसे आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब है, जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। फॉरेन रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो फॉरेन पॉलिसी को अगर मैं एलोबरेट करूं तो उसका मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ आइडियाज एंड प्लान्स which determines a nation dealing with other nation। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डिस्कशन करता है, डील करता है, रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है, उसे फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति के रूप में कहा जाता है, विदेश नीति कहा जाता है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास 2 चैलेंजेस थे, तो वेलफेयर भी करना है, डेमोक्रेसी भी लानी है, देश को आगे लेके भी जाना है। तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब हमें फ्री किया तो हमारे सामने बड़े सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी छोड़ गए। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान बनाया। तो पाकिस्तान जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने 1905 में स्टार्ट की थी, वो उनकी फ्रूटफुल रही और भारत की आज़ादी के वक्त भारत के 2 हिस्से हुए, एक पाकिस्तान बना और एक अपना भारत। और साथ में चाइना के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे। अब ऐसे में फॉरेन पॉलिसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं पार्ट 4 में, जो डील करते हैं कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 आता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करते हैं। तो इसमें आर्टिकल 51 आता है, जिसमें प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देखी जाती है, जिसमें फॉस्टर इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रिटी ऑब्लिगेशन पे चलना है, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ ना तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोर्ड में बनता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। ये बोर्ड का पैट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता है भारत आज़ाद होने के लिए हमें फॉरेन एड की भी हेल्प मिली। हमारे कांग्रेस के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने फॉरेन एड से इंडिया को फ्री कराने की कोशिश की। आपको पता है कि वो अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन गए, सोवियत यूनियन से वो हिटलर के पास गए, हिटलर से वो सिंगापुर आए और सिंगापुर में जापानियों को उन्होंने स्लोगन दिया कि यूनाइटेड एशिया, हमें यूनाइटेड एशिया लाना है। और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उसको बनाने में उनके साथ रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह ने उनका बड़ा साथ दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी, एक पेट्रियाटिक लीडर थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करके नौकरी छोड़कर आज़ादी की तरफ जाने का फैसला लिया और उन्होंने एक बड़ा फेमस नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के सामने क्या चैलेंजेस थे कि एक तो वो खुद के फॉरेन मिनिस्टर थे, साथ में उन्होंने बोला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है। एक तो बड़ी मुश्किल से हार्ड एंड सोवरेंटी उसको प्रिजर्व करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। तो नेहरू जी ने ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अडॉप्ट किया, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ये भी सही नंबर में आ सकता है। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता, ये पूरा प्रोसेस कैसे चला? तो इस पे सबसे पहले एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ 1947 में। इसमें एशिया और अफ्रीका के देशों ने डिस्कशन किया कि उनका फ्यूचर प्लान क्या रहने वाला है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। फिर ये लोग 1955 में बैंडुंग में मिलते हैं। बैंडुंग में आपको पता है जब कोल्ड वॉर चल रही थी, एक तरफ अमेरिका का नाटो अलायंस था, दूसरी तरफ सोवियत का वार्सा पैक्ट था। तो इंडिया उस समय न्यूट्रल रहा। इंडिया ने नाम लाया। इंडिया ने कहा कि ना वो यूएस के साथ जाएगा ना यूएसएसआर के साथ जाएगा, दोनों की राइवलरी को कम करेगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन करेगा, इंटरनेशनल इश्यूज को अपलिफ्ट करेगा, सॉल्व करने में पूरी कोशिश करेगा और इरेडिकेट करेगा पॉवर्टी को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगा। तो ऐसे में 1947 एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के बाद इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है इंडोनेशिया, वहां पर डच रूल था। डच यानी कि कॉलोनियल रूल था डच का, नेदरलैंड्स वालों का। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और वहां के जो लीडर थे सुकार्नो, उसकी हेल्प की। और साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड के खिलाफ इंडिया ने स्ट्रगल किया। तो इंटरनेशनल नैम बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, BANDUNG, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, जो इंडोनेशिया के शहर में हुई। वहां पर नैम को एस्टेब्लिश किया गया और नैम का जो पहला समिट था वो 1961 में हुआ बेलग्रेड में, जो यूगोस्लाविया में है। आज यूगोस्लाविया टूट चुका है बड़े सारे यूरोपियन कंट्रीज में, ईस्टर्न यूरोप में। तो ये था हमारा नॉन अलाइनमेंट टॉपिक। अब हमारे पास दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो स्टूडेंट्स, इंडिया 1947 में फ्री हुआ, चाइना 1949 में आया। अब इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया। तो इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हु रिकॉग्नाइज चाइना, तो चाइना को रिकॉग्नाइज किया। जैसे ही हम दोनों देश आजाद हुए तो हमने पंचशील का समझौता साइन किया। पंचशील एग्रीमेंट बेसिकली बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लॉर्ड महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के 5 प्रिंसिपल्स पे आधारित था। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोवरेंटी को एक दूसरे की प्रिजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है और एक दूसरे के आंतरिक मसलों में नहीं जाना। इसको साइन किया गया 29 अप्रैल 1954 को प्रीमियर ज़ाओ एनलाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बट अब जैसे ही चाइना वाला पंचशील समझौता साइन हुआ तो उस समय हमारे पास तिब्बत इशू शुरू हो गया। अब मैं अगर आपको बताऊं तिब्बत, तो तिब्बत एक प्लेट्यू रीजन था जो इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट था। तो 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल कर लिया। अब इंडिया के बड़े सारे लीडर तिब्बत की इंडिपेंडेंस की बात करते थे। 1954 में इंडिया चाइना पंचशील के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ज़ाओ एनलाई आते हैं, फिर उनके साथ दलाई लामा भी आते हैं। वो तिब्बतन्स की जो टॉर्चर है उसके बारे में बताते हैं। 1956 में वो नेहरू को पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। 1959 में दलाई लामा इंडिया में पॉलिटिकल एस्लम लेते हैं, शरण ले लेते हैं। अब आपको पता है हमारा कल्चर, हमारा इतिहास क्या है, शरणागत की रक्षा। कोई भी हमारे पास आएगा हम उसकी रक्षा करेंगे भाई। तो फाइनली तिब्बत एक बड़ा मेजर इशू बना और चाइना कहता है मैं उसको ना ऑटोनमस रीजन रखूंगा जैसे मैंने बाकी रीजन्स को रखा है। तो 1950s और 60s में हमारे इंडिया में सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ के लोग ये तिब्बत की आज़ादी की बात करते थे। तो तिब्बत को आज भी चाइना ने फोर्सफुली डोमिनेट करके रखा है और तिब्बत में छोटे मोटे स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब चाइना में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मीडिया वहाँ पे बिका हुआ है, तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन बताता नहीं है। अब इंडिया और यूएस में हर चीज़ पता चल जाती है क्योंकि इंडिया और यूएस दुनिया के सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी, ओपन डेमोक्रेसी है। यहाँ आप अपनी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इंडिया चाइना इन्वेजन क्या था? अब इसके 2 डेवलपमेंट होती है। चाइना तिब्बत को अटैक करता है और दलाई लामा इंडिया आ जाता है। चाइना इंडिया से परेशान हो जाता है। अब बाउंड्री डिस्प्यूट होता है। चाइना क्लेम करता है कि उसके 2 हिस्से, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जिसका नाम था पुराना, और वेस्टर्न लद्दाख में अक्साई चिन एरिया, लद्दाख का जो रीजन है वो अक्साई चिन एरिया, चाइना उन दोनों रीजन्स को कंट्रोल करना चाहता था। अब आपको याद होगा 1962 में कोल्ड वार के टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। क्यूबा साउथ अमेरिका में था तो वहाँ सोवियत कंट्रोल्ड गवर्नमेंट थी। दूसरी तरफ यूएसए के वो जोग्राफिकली पास था तो वो वहाँ पे कंट्रोल करना चाहता था, जिसके लिए सोवियत ने वहाँ मिसाइल्स लगा दी। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव और फिडेल कैस्ट्रो, उनको पता चला कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियर चल गया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक हाई पॉइंट था कोल्ड वार में और उसे हॉट वॉर भी कहा गया।
अब जब पूरी दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी तो चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया, और अटैक ऐसा किया कि पहला अटैक आया अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा लद्दाख में, और खुद ही सीज फायर कर दिया, इंडिया को इन्वॉल्व ही नहीं किया। चाइना वॉर हारने के बाद इंडिया की इमेज बड़ी खराब हो गई, नेहरू जी का अपना जो स्टेटस था वो खराब हो गया, नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया, बड़े सारे बाई इलेक्शंस कांग्रेस हार गई, और डिफेंस मिनिस्टर जो विजय कृष्णन मेनन थे उनको रिजाइन करना पड़ा चाइना वॉर के बाद। चाइना वॉर के बाद सबसे बड़ा जो स्प्लिट हुआ वो कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ। तो सीपीआई प्रो रशियन पार्टी थी और सीपीआईएम प्रो चाइना थी। तो बड़े सारे लीडर्स को प्रो चाइना सपोर्ट करने के लिए अरेस्ट भी किया गया उस समय। लेकिन चाइना वॉर के बाद हमारी थोड़ी नींद खुली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेके, तो हमने वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू किया। सबसे पहले नागालैंड को स्टेटहुड दिया 1963 में, ये पेपर में आता है, और त्रिपुरा और मणिपुर को भी असेंबलीज दी इलेक्ट करने के लिए, उनको यूटीज का स्टेटस दे दिया गया। और फिर नॉर्थ ईस्ट का पूरा यूनिफिकेशन हमने 1972 में किया। मिजोरम 1987 में बना, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बना। फिर रिलेशनशिप सॉल्व होते होते 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी एज ए फॉरेन मिनिस्टर गए, और फिर उसके बाद राजीव गांधी ने 1988 एज ए प्राइम मिनिस्टर विजिट किया चाइना को। अब मोदी टाइम में तो बड़ी बार हम चाइना के जिनपिंग हमसे मिले, हमारे रिलेशंस खराब हुए, डोकलाम पे हुए, फिर अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुए, ईस्टर्न लद्दाख की गलवान वैली में हुए। लेकिन दोनों देश आपस में रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स करते रहते हैं और इंटरनेशनल समिट्स पे मिलते रहते हैं। तो ये था चाइना वॉर। अब हमारा नया टॉपिक आता है वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने पार्टीशन के टाइम पे भी ये ठान लिया था कि इंडिया को वो चैन से नहीं रहने देगा। तो कश्मीर इशू शुरू हो गया, 1947 की वॉर हुई, पाकिस्तान हार गया, वो इस मुद्दे को यूएन तक लेके गया। तो यूएन ने कहा प्लेबिसाइट कराएंगे, लेकिन आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ, और जम्मू कश्मीर को 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में उसको हटाया। तो कश्मीर कन्फ्लिक्ट चलता रहा। वुमेन जो किडनैप हुई थी उनको वापस रिस्टोर किया। सबसे मेजर इवेंट हुआ इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जी के बीच में साइन हुई। इसमें 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। लेकिन उसके बाद जब शास्त्री जी 1965 में आए तो पाकिस्तान को लगा कि अगर इंडिया चाइना से हार सकता है तो पाकिस्तान भी इंडिया को आराम से हरा सकता है, और पाकिस्तान को वेस्टर्न सपोर्ट मिल रही थी यूनाइटेड स्टेट से। रीजन ये था कि इंडिया के नाम वाले स्टैंड पे यूएस उनसे चिड़ा हुआ था। तो 1965 का जब वॉर हुआ तो हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में थी और हमारे सोल्जर्स के पास इक्विपमेंट भी नहीं थे। तो उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, और उससे उन्होंने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके फार्मर को स्ट्रॉन्ग रहने की बात की ताकि वो दोनों ही देश को आगे लेके जा सकते हैं। जब अटैक हुआ 1965 का, तो पहला अटैक पंजाब में हुआ, राजस्थान में भी हुआ, और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को होप थी कि लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट करेगी, लेकिन पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। और 1966 में जब ये वॉर खत्म हुई तो यूएसएसआर के अंडर ताशकेंत उज्बेकिस्तान की कैपिटल, वहाँ पर एलबी शास्त्री जी को और अयूब खान को बुलाया गया सीज फायर साइन करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली 10 दिसंबर 1996 को शास्त्री जी की डेथ हो गई, जो मिस्टीरियसली हुई और जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा कि उनकी डेथ कैसे हुई। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वॉर आती है दैट इज बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। अब 1970 में बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ। तो बांग्लादेश वॉर जब 1971 वाली थी, उसके बैकग्राउंड ये था कि बांग्लादेश में इलेक्शन वर्डिक्ट डिवाइड हो गया। एक तरफ जुल्फिकर अली भुट्टो और दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान। जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी ने पूरे के पूरे वेस्टर्न पाकिस्तान जहाँ पे उर्दू का डोमिनेंस था वहाँ पे डोमिनेट किया, और मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ईस्टर्न बंगाल में डोमिनेट किया। तो बेसिकली दोनों इस्लामिक देश था और वहाँ पे भी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी होगी। देखो कितना डाइवर्सिटी के लिए कितना डीप जाना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने एकोमोडेट ना करते हुए, इंडिया एकोमोडेट करता है, पाकिस्तान एकोमोडेट ना करते हुए मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया याया खान के अंडर और टॉर्चर करना शुरू कर दिया और ईस्टर्न बंगालियों को मारना शुरू कर दिया। तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। उन्होंने 80 लाख बंगालियों ने बॉर्डर क्रॉस किया और वो इंडिया में आकर उन्होंने शरण ले ली, और इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि हमें आपको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे, मिलिट्रली हेल्प करेंगे। लेकिन उस समय एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इंडिया के अगेंस्ट थी। अब उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, रिचर्ड निक्सन थे, उनके एडवाइजर्स थे हेनरी किसिंगर। उन्होंने चाइना से पाकिस्तान सीक्रेट विजिट किया और एक ट्रिपल एक्सिस बनाया, पाकिस्तान, चाइना, यूएस का, ताकि इंडिया को काउंटर कर सके। और एक फ्लीट वेपन से भरा हुआ शिप उन्होंने अरेबियन सी में भेजा।
अब जब इंडिया को इस बात का पता चला तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमीडिएटली सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की 1971 में, और फिर सोवियत ने हमारी सपोर्ट में फ्लीट शिप भेजा बंगाल की खाड़ी में। जब दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में सामने आई तो वो दोनों लॉजिक ऑफ डेटरेंस उनके सामने आ गया, तो वो दोनों वापस चली गई, और ये जो वॉर थी वो इंडिया पाकिस्तान तक ही रही। इंडिया पाकिस्तान की वॉर में 90,000 सोल्जर्स का हमने सरेंडर कराया। हमारी फोर्सेस ढाका तक पहुंच गई, लोकल पॉपुलेशन ने हमें वेलकम किया, हमारी काफ़ी तारीफ की गई, और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि जो बाई इलेक्शंस उन्होंने हारी थी वो सारी जीती, और जो स्टेट्स इलेक्शंस वो 1967 में हार गई थी वो फिर से वो जीती। यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा का अवतार तक कह दिया था कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेट्समैन है जिसने इतनी अच्छे से इंडिया को लीड किया और दुनिया की जोग्राफी बदल के रख दी, क्योंकि नया देश एक नक्शे पे आ गया दुनिया के, वो था बांग्लादेश। और मुजीबुर रहमान वहाँ के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, बाद में उसने भी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाई थी, वो हम साउथ एशिया में देखेंगे। इस वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट भी हुआ 3 जुलाई 1972 को, वो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, जिसमें पीस पे बात हुई और सीज फायर पे बात हुई। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है करगिल कन्फ्लिक्ट। तो करगिल वॉर जो थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर हुई। कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी जस्कार, मक्सको, द्रास के एरियाज में पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने मुजाहिदीन के कपड़े पहन के वो इंडियन टेरिटरी में आके घुस गए और हायर पीक्स पे बैठ गए, और वो टारगेट बना रहे थे कि इंडिया को डाउन करें और लेह वाले पुल को काट कर वो बिल्कुल सेपरेट कर दें। तो इसमें ये जुलाई 1999 को स्टार्ट हुआ, 26 जुलाई को। तो इंडिया और पाकिस्तान का ये इवेंट इसलिए ग्लोबल लेवल पे आया क्योंकि इस साल पहले दोनों न्यूक्लियर पावर बनी थी। इंडिया ने पोखरान में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और पाकिस्तान ने भी चगाई हिल्स में किया था, तो दुनिया की अटेंशन थी। लेकिन इसकी एक क्वालिटी थी कि ये जो अटैक था ये लोकलाइज्ड ही रहा, ज़्यादा फैला नहीं। इस अटैक में पाकिस्तान को एक बार फिर हारना पड़ा और इंडिया जीता। इंडिया के बड़े सारे ऑफिसर शहीद हो गए थे, विक्रम बत्रा, मनोज कालिया, ये सारे ऑफिसर शहीद हुए थे, बट इंडिया ने इस वॉर को जीता और पाकिस्तान फिर हार गया। अब पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि उनके जो आर्मी जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा और टेक ओवर करने के लिए उन्होंने उनको अनपॉपुलर कर दिया आवाम की नज़रों में, जिससे उनका तख्ता पलट किया गया। तो ये थी 1971 की वॉर। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमारे डिफेंस का खर्चा बढ़ा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हमने नवंबर 1962 में बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज हमने बनाया 1965 में। थर्ड प्लान के बाद हमारा ज़्यादा खर्चा डिफेंस सेक्टर पे हुआ। आज हमारे जो डिफेंस का खर्चा है वो दुनिया में 12वें नंबर पे सबसे ज़्यादा आता है। हम डिफेंस पे बहुत पैसा खर्च करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट हमेशा डिफेंस को प्राथमिकता देती है और हमारे करंट डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह हैं जो यूपी से आते हैं और एक दिग्गज नेता हैं। तो अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। देखिए 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन जो हमारा रियल न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1998 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर। नेहरू जी हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी में बात करते थे और उनको लगता था कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए करना है। होमी जहांगीर बाबा ने प्लीड किया था साइंस टेक को प्रमोट करने के लिए और इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट था, न्यूक्लियर डिसर्मामेंट चाहता था। अब हुआ क्या कि जब कम्युनिस्ट चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया अक्टूबर 1964 को, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 पावर ही जो यूनाइटेड नेशंस के 5 वीटो मेंबर है, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंग्लैंड, ये पांचों खाली न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती है। बाकी दुनिया पे ये एनपीटी इम्पोज कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1967 में आई और 1968 में लगी। बाकी कोई नहीं कर सकता। तो इंडिया ने बोला एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, आप हम पर ये सैंक्शन नहीं लगा सकते। आप ये चाहते हो कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसे में आप पढ़ोगे कि अरब इजराइल वॉर हुई 1973 में। इसके कारण पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ गया था और हमारे देश की महंगाई काफ़ी बड़ी थी 73 के आसपास। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, इन्फ्लेशन 30% तक चला गया था और रेलवे स्ट्राइक से पूरा देश पैरालाइज्ड हो गया था। कोविड में भी आपने देखा जब रेलें रुकी थी तो कितने प्रवासी मजदूरों की डेथ हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ऑयल शॉक हो गया। जब ऑयल क्राइसिस होता है तो उससे ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है और जब ऑयल महंगा होता है तो उससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी बनी और हमने फिर नरेंद्र मोदी जी के आगे नो फर्स्ट यूज़ को रिव्यू किया। हमने सीटीबीटी और एनपीटी के एक्सटेंशन को भी साइन किया कि हम नो फर्स्ट यूज़ को चेंज करते हैं
और अगर हम पे कोई पहले अटैक करेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम पुलवामा अटैक और उरी सर्जिकल स्ट्राइक में बता चुके हैं कि अगर आप, ये नया भारत है, अगर आप इसको छेड़ोगे तो फिर ये आपको छेड़ देगा। ये नया भारत है। ये अब वो उसमें बिलीव नहीं करता कि अगर आपको कोई गोली मारेगा तो आप फिर दूसरी गोली खाओगे, थप्पड़ मारेगा फिर दूसरा थप्पड़ खाओगे। अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो आपका गाल ही तोड़ देगा मार मार के। तो ध्यान रखना, ये नया भारत है, बहुत पावरफुल भारत है। तो ऐसे में 62 से 71 में इंडिया में 3 वॉर्स हुई और फॉरेन पॉलिसी का लिमिटेड रोल रहा। एक चीज मैं और बता देता हूँ, जब फॉरेन पॉलिसी, जब तक लीडरशिप स्ट्रांग होगी फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त होगी। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी इनक्रेडिबल थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उन्होंने लाई थी। सुषमा स्वराज हमारी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर रही है अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर, जबरदस्त। मोदी जी के अंडर रही है। हमारे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हैं, बड़े जबरदस्त नेता रहे हैं। और यूपीए में भी जसवंत सिंह रहे हैं, हमारे अच्छे लीडर रहे हैं। और नटवर सिंह रहे हैं। और हमारे जो करंट है सुब्रमण्यम जयशंकर, वो तो आउटस्टैंडिंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी सेकेंड टर्म है। और मैं कह सकता हूँ कि जब 77 का टाइम था तो हमारी फॉरेन पॉलिसी सोवियत के प्रति टिल्ट थी। जब 90s में हमने इकोनॉमी ओपन की तो हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रो यूएस हो गई है। आज इंडिया दुनिया में एक ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर है। इंडिया हर सबको अट्रैक्ट करता है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का हर जगह नाम है, इंडिया को हर कोई सपोर्ट करना चाहता है, इंडिया के साथ हर कोई मिलकर ट्रेड करना चाहता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं अपलोड करूंगा। प्लीज़ इसको बार बार देखिए, एनसीईआरटी रख के देखिए, उससे आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।